So right, final account of companies. What final account of companies? Preparation of final account of companies. Normal introduction is what? See, Schedule 3 to the Companies Act 2013. What? Schedule 3 to the Companies Act 2013 provides the manner in which every company registered under the Act, means Companies Act 2013, shall prepare its balance sheet and P&L. ठीक है, shall prepare its balance sheet and P&L. मतलब शेड्यूल 3 सबसे इंपॉर्टेंट है. शेड्यूल 3 के अंडर बैलेंस शीट और P&L बनेगा बेटा, याद रखना. ठीक है, और शेड्यूल 3 इज एप्लीकेबल फॉर बैलेंस शीट एंड P&L अकाउंट टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द फाइनेंशियल ईयर, जो भी फाइनेंशियल ईयर कमेंसिंग ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2011, उसके लिए शेड्यूल 3 एप्लीकेबल है फॉर प्रिपेयरिंग व्हाट? बैलेंस शीट एंड P&L. अर्लियर पहले क्या बोलते थे इसको? शेड्यूल 6, बट अब क्या है? शेड्यूल, यस, शेड्यूल 3. याद रखना, शेड्यूल 3 में भी आपका क्या आएगा? पार्ट 1 पार्ट 2. ठीक है, शेड्यूल 3 में भी क्या आएगा बेटा? पार्ट 1 पार्ट 2. तो याद रखो, इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर शेड्यूल 3, व्हाट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर शेड्यूल 3 इज बाइफरकेटेड. दैट्स इट. पार्ट 1 शेड्यूल 3 एंड पार्ट 2 शेड्यूल 3. Now what is part 1 schedule 3? Part 1 schedule 3 में आपका क्या आएगा? बैलेंस शीट आ जाएगा. वर्टिकल इसलिए लिखा है क्योंकि फॉर्मेट वर्टिकल होता है. अच्छा, वर्टिकल फॉर्मेट, अपना हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल फॉर्मेट. ठीक है, सो पार्ट 1 शेड्यूल 3 आपका बैलेंस शीट हो गया बेटा. उसके बेसिस पे आपको बैलेंस शीट बनाना ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. पार्ट 1 शेड्यूल 3 याद रखना. एंड P&L के लिए है पार्ट 2 शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट. आपका P&L से रिलेटेड हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से रिलेटेड. तो सबसे मेन चीज क्या बेटा? आपको इनका फॉर्मेट याद रखना है. और फॉर्मेट भी एकदम कट टू कट दिया मैंने, बराबर है, एकदम कट टू कट आपका फॉर्मेट है. जो आप फॉर्मेट याद रखो उसी के बेसिस पे सब कुछ रहेगा. नाउ पार्ट 1 शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 बैलेंस शीट का फॉर्मेट है. और बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी एकदम कट टू कट दिया, जितना आपको यूज होने वाला है. बराबर है, मालूम पड़ा कि नहीं? और भी बहुत सारे आइटम है, बट जो मेन है, जो ज्यादा करके यूज हो रहा है, वो सब दिया है मैंने इधर. ठीक है, सो आ जाओ. सबसे पहले फर्स्ट याद रखना, लाइबिलिटी साइड, दैट इज इक्विटी एंड लाइबिलिटीज. फॉर्मेट याद रखो, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज. उसमें सबसे पहला आएगा शेयर होल्डर फंड, ओनर का फंड. बराबर है. सो ओनर्स फंड में क्या होगा? शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस, जो भी रिजर्व्स है, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, व्हाटएवर. ठीक है, सरप्लस P&L का क्रेडिट बैलेंस. ठीक है, जो भी रिजर्व एंड सरप्लस है वो आ जाएगा बेटा. और हमेशा याद रखना, बैलेंस शीट में सबसे इंपॉर्टेंट नंबर देखो, फॉर्मेट में दिख रहा है नोट नंबर. नोट्स टू अकाउंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बनना ही पड़ता है. नोट्स टू अकाउंट्स, वर्किंग नोट नहीं है ये नोट्स टू अकाउंट है. वर्किंग नोट और नोट्स टू अकाउंट में डिफरेंस है बेटा. देयर इज ह्यूज डिफरेंस. ठीक है, दिस इज व्हाट नोट नंबर. ये नोट टू अकाउंट कंपलसरी है बनाना. शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस के लिए तो फिक्स है, इसके लिए तो फिक्स बनाना ही है आपको. बाकी अदर्स के लिए मैं बताऊंगा, जब भी प्रैक्टिकल एक बताऊंगा ना, उसमें बताऊंगा किसके लिए बनाने का, किसके लिए नहीं बनाने का. अगर जिसमें ज्यादा आइटम है, 2 और मोर देन 2 आइटम्स है, तो उसके लिए नोट्स टू अकाउंट बना देने. ठीक है, बाकी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस के लिए तो फिक्स है. इसके लिए सिंगल आइटम रहे, 2 आइटम रहे, इसके लिए आपको बनाना ही. दैट्स इट. सो सी व्हाट इज गिवन बेटा. फर्स्ट शेयर कैपिटल, दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. देन रिजर्व्स एंड सरप्लस, जो भी रिजर्व्स है. रिजर्व्स एंड सरप्लस किसका राइट्स है? इक्विटी शेयर होल्डर का ही राइट्स होता है बेटा. इक्विटी शेयर होल्डर ही उस पर क्लेम करता है फाइनली इन फ्यूचर. चलो, तो शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, 2 मेन आइटम. उसके बाद बच्चों आपका क्या है? नॉन करंट लाइबिलिटीज. क्या दिया बेटा? नॉन करंट लाइबिलिटीज. नॉन करंट मतलब लॉन्ग टर्म. नॉन करंट मींस व्हाट? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज. अब नॉन करंट लाइबिलिटीज में आपका या तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स होगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स जो भी लॉन्ग टर्म के लिए है, लाइक बैंक लोन लिया आपने लॉन्ग टर्म के लिए. डिबेंचर्स है, कंपनी क्या करती है? डिबेंचर इशू करती है. तो पब्लिक क्या करेगी? फिर पैसा देगी, मतलब पब्लिक डिबेंचर खरीदेगी. तो पब्लिक अगर डिबेंचर खरीदेगी तो क्या करती है? पैसा देती है कि नहीं कंपनी को. तो कंपनी के लिए वो एक तरह से लोन हो गया. इट्स अ प्राइवेट लोन टाइप. क्या हो गया? प्राइवेट लोन. सो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में याद रखो, बैंक लोन हो गया, डिबेंचर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया. जैसे डिबेंचर इशू करते हैं वैसे बॉन्ड भी इशू कर सकती है. बॉन्ड्स नॉर्मली गवर्नमेंट कंपनीज इशू करती है बेटा, याद रखना. सो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आपके बैंक लोन, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब क्या है? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है. ठीक है, जो कौन से हेड में आएगा बेटा?
अंडर द हेड नॉन करेंट लाइबिलिटीज, कौन से हेड में आएगा बेटा? नॉन करेंट लाइबिलिटीज, याद रखना, भूलना नहीं, ठीक है। फिर और एक आइटम है जो जो मेन है वही दिया है इधर। फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन आपको ज्यादा यूज होगा, बराबर है। और भी होता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर नॉन करेंट लायबिलिटीज, बट मेन देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अब लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने कोई प्रोविजन किया, जैसे प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, प्रोविजन रखा है आपने एम्प्लॉय बेनिफिट्स के लिए, सो लॉन्ग टर्म का है तो वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन नॉन करेंट लायबिलिटीज में आ जाएगा। शॉर्ट टर्म से रिलेटेड है तो शॉर्ट टर्म में आएगा, और क्या, ठीक है। प्रोविजन फॉर वारंटी, कंपनीज है, कंपनीज वारंटी तो देती है बेटा, तो उसके लिए प्रोविजन करके रखना है ना, क्योंकि कभी भी आ सकता है ना क्लेम। सो प्रोविजन फॉर वारंटी लॉन्ग टर्म्स का है तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आ गया। देखते हो ना प्रोडक्ट खरीदते हो तो 5 years वारंटी, 10 years वारंटी, सो दीज ऑल आर व्हाट? लॉन्ग टर्म प्रोविजन है ना, कंपनी के लिए तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, कभी भी आ सकता है क्लेम, ठीक है। वो बोलेगा भाई वारंटी दिया है इसको बना के दो, तो कंपनी को देना पड़ेगा ना फ्री में बना के, तो उसके लिए प्रोविजन करना पड़ता है बेटा। और लॉन्ग टर्म का है तो नॉर्मल सी बात है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ठीक है। तो नॉन करेंट लायबिलिटीज में याद रखो क्या मेन आ गया? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ठीक है। याद रखना, एकदम कट टू कट है ये, याद रखने के लिए। फिर करंट लायबिलिटीज, अब करंट लायबिलिटीज में क्या आएगा बेटा? करंट लायबिलिटीज में पहला तो वही शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, भाई नॉन करंट में लॉन्ग टर्म था तो करंट में होगा शॉर्ट टर्म, बराबर है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। अब शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में क्या हो सकता है? बैंक ओडी सबसे अच्छा एग्जांपल, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट हुआ तो वो आ जाएगा। शॉर्ट टर्म बैंक लोन लिया, अभी देखो लॉन्ग टर्म का बैंक लोन है तो ऊपर आ गया, शॉर्ट टर्म से रिलेटेड है, जो नेक्स्ट 12 मंथ में पे करना है आपको, 1 साल का ही है, तो 1 साल या उससे कम का, तो बेटा वो तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हो गया ना बेटा, दैट्स इट। तो करंट लायबिलिटीज में पहला क्या हो गया बेटा अपना? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, बराबर है। फिर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के बाद देखो नेक्स्ट है आपका ट्रेड पेबल्स, करंट लायबिलिटीज में। ट्रेड पेबल्स काफी अच्छी तरीके से जानते रहोगे, ट्रेड पेबल्स में बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल, ठीक है। ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, तो क्रेडिटर और बिल्स पेबल ट्रेड पेबल्स में आ जाएगा। अदर करंट लायबिलिटीज, और क्या अदर करंट लायबिलिटीज है? अदर करंट लायबिलिटीज में क्या हो सकता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो देना है अपने को, पे करना है। अगर आपने इनकम एडवांस में ले लिया, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, बेटा इनकम अगर एडवांस में लिया है तो वो आपकी लाइबिलिटी हो गई ना। इनकम अगर एडवांस में ले लिया तो आपको सर्विस तो देना पड़ेगा सामने वाले को इन फ्यूचर, सो यू आर लायबल टू गिव सर्विस टू देम, जिससे आपने इनकम रिसीव किया है एडवांस में। तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस में क्या हो गया? एक तरह से आपका करंट लायबिलिटी, जो कि किसमें दिखाओगे? अदर करंट लायबिलिटीज में। ऐसे काफी सारे एग्जांपल है, फिलहाल अभी कट टू कट याद रखो ये। फिर आपको नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अब देखो ऊपर आपने क्या देखा? लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये क्या है? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में टैक्स का प्रोविजन किया अगर आपने, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, फॉर शॉर्ट टर्म नेचर का है, अगर एम्प्लॉय बेनिफिट का प्रोविजन अगर शॉर्ट टर्म नेचर का है तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आ जाएगा। वारंटी का भी इसमें दिखा सकते हो, वारंटी का प्रोविजन अगर शॉर्ट टर्म का है तो वो भी आ जाएगा बेटा, बराबर है। सो दिस इज व्हाट करंट लायबिलिटीज, मतलब करंट लायबिलिटीज में आपको मेन 4 आइटम्स कौन सा आ गया? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, सेकंड आपका आ गया ट्रेड पेबल्स, थर्ड वन अदर करंट लायबिलिटीज, एंड फाइनली शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, दैट्स इट। बस ये सब हो गया। फाइनली क्या करो? टोटल मार दो। अब टोटल करोगे तो नॉर्मल सी बात है, इधर देखो जो भी है आपका सारा ऐड करते जाओ, ऑल विल बी एडेड, सब ऐड कर दो तो इधर टोटल आ जाएगा, बराबर है। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज का टोटल आ गया आपको, जो भी आया रहेगा वो टोटल हो गया। और ये टोटल असेट्स के टोटल से मैच होना चाहिए, मैच होना चाहिए, टैली होना चाहिए भाई। बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट तो टैली होना ही चाहिए ना बच्चा, समझे? चलो अभी असेट्स में आ जाओ। असेट्स, अभी असेट में सबसे पहला होगा नॉन करंट असेट्स। असेट्स में सबसे पहला क्या है बेटा? नॉन करंट। नॉन करंट मतलब वही करंट, नॉन करंट मतलब क्या? करंट मतलब करंट ये रिलेटेड शॉर्ट टर्म नेचर का, नॉन करंट मतलब लॉन्ग टर्म से रिलेटेड, ठीक है। अब देखो बच्चों, असेट्स में पहला आ गया नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट में सबसे पहला क्या आएगा? फिक्स्ड असेट, फिक्स्ड, जिसको हम बोलते हैं अभी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये लिखने का, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। सो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट
दैट इज नॉन करंट एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसमें भी टेंजिबल एसेट्स विच कैन बी सीन एंड टच लाइक मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सब टेंजिबल एसेट्स दिखाना है। और इनटेंजिबल मतलब गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, नो हाउ, बराबर है। तो इनटेंजिबल एसेट्स जो भी रहेगा। तो याद रखो नॉन करंट एसेट में सबसे पहला क्या, फिक्स एसेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिखने के लिए क्या लिखना है आपने को, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसमें भी टेंजिबल और इनटेंजिबल, ठीक है। फिर सेकेंड नॉन करंट एसेट में सेकेंड आ जाएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, मतलब लॉन्ग टर्म का जो इन्वेस्टमेंट होगा ना वो इधर दिखाना है, लॉन्ग टर्म से रिलेटेड, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। उसके बाद सी आपका हो गया, सी है लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अभी समझो आपकी कंपनी ने लोन दिया या एडवांसेस दिया है, लॉन्ग टर्म नेचर का है, 3 इयर्स के लिए दे दिया, 4 इयर्स के लिए दिया, 5 इयर्स के लिए दिया, तो आपने लोन दिया है ना यार, लोन लिया रहेगा तो लाइबिलिटी होगा, तो आपका नॉन करंट लाइबिलिटी में जाएगा। बट लोन अगर लोन आपने दिया है, लोन एंड एडवांसेस अगर आपने दिया है, तो दैट इज योर असेट हो गया ना बेटा। सो लॉन्ग टर्म नेचर का, इसे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस नॉन करंट एसेट में, ठीक है। अगर आपने इधर दिया है तो असेट, लिया है तो लाइबिलिटी, तो नॉन करंट लाइबिलिटी में आएगा। ये वाला जो सी वाला असेट में है, इसका मतलब ये लोन्स एंड एडवांसेस आपने दिया है, समझे, याद रखना। और फाइनली अदर नॉन करंट एसेट, कुछ भी अगर अदर नॉन करंट एसेट है, जैसे कुछ एक्सपेंडिचर रिटर्न ऑफ नहीं हुआ है, बराबर है, तो वो सब आप इधर दिखा सकते हो। जो भी एक्सपेंडिचर अभी रिटर्न ऑफ नहीं हुआ है, हैवी एक्सपेंडिचर कर दिया आपने, लाइक एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर किया 10 लाख का, अब वो 10 लाख को आप 5 इयर्स में बाइफरकेट करोगे, समझो 5 इयर्स तक आपको एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं है, मतलब उतना ह्यूज एडवर्टीजमेंट 5 इयर्स तक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, वो 10 लाख को 5 इयर्स में बाइफरकेट करोगे, तो फर्स्ट मतलब 1 ईयर का एक्सपेंडिचर हो गया 2 लाख, तो जो 2 लाख होगा वो पीएनएल में चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, बचा रिमेनिंग 8 लाख क्या हो गया, अदर नॉन करंट एसेट। बस ये सब पहले कर चुके हो, बट याद रखना कि अदर नॉन करंट एसेट में क्या हो गया, जो भी एक्सपेंडिचर रिटर्न ऑफ नहीं हुआ है दैट विल बी शोन इन अदर नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। फिलहाल के लिए वो मेन एग्जांपल याद रखना, लाइक हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इनकर्ड, बट वो जो नॉट रिटर्न ऑफ है, क्योंकि देखो 10 लाख में से 2 लाख तो पीएनएल में दिखा दो गया एक्सपेंडिचर, बाकी रिमेनिंग 8 लाख क्या हो गया, वो रिटर्न ऑफ नहीं हुआ है, वो इन फ्यूचर राइट ऑफ होगा, तो इन फ्यूचर होगा, दैट इज व्हाई इट इज टू बी ट्रीटेड एज नॉन करंट एसेट, अदर नॉन करंट एसेट। तो ये याद रखना बच्चों। फिर आपका अदर नॉन करंट एसेट ये भी डन, तो नॉन करंट एसेट वाला पार्ट इधर हो गया। अब बचता क्या है, नॉन करंट एसेट के बाद क्या आएगा बच्चों, करंट एसेट्स, ठीक है। करंट एसेट्स में याद रखो 6 सब आइटम्स है, 6 सब आइटम्स है करंट एसेट्स में। पहला तो करंट इन्वेस्टमेंट, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होगा वो आ जाओ, जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो आपने किया है। सेकंड हो जाएगा आपका इन्वेंट्रीज, सबसे मेन स्टॉक, बराबर है, जो स्टॉक ऑफ गुड्स है, लूज टूल्स है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स है, ये सब इन्वेंट्रीज में आते हैं, तो वो इन्वेंट्रीज आ जाएगा करंट एसेट्स में। फिर ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल तो पता ही होगा, डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल, डेटर्स और बिल रिसीवेबल आपका क्या है, ट्रेड रिसीवेबल्स। फिर आपका है बेटा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल के बाद। और ऑर्डर याद रखना, यही ऑर्डर में सब जाना चाहिए, प्रेजेंटेशन, बराबर है, बिकॉज इट्स अ लॉ, याद रखना शेड्यूल 3 के हिसाब से, पार्ट 1 शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 2013, तो ऑर्डर में रहना चाहिए। हाँ, अगर इन्वेंट्री आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है तो ट्रेड रिसीवेबल डायरेक्ट लिख सकते हो, बट इन्वेंट्री है तो इन्वेंट्री उसके बाद ही ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है तो ठीक है, डायरेक्ट इन्वेंट्री से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन करंट इन्वेस्टमेंट है तो पहला करंट इन्वेस्टमेंट ही आएगा, ऐसा नहीं इन्वेंट्री के बाद करंट इन्वेस्टमेंट, वैसा नहीं करना है, ठीक है। इसलिए स्पेसिफिक फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट के हिसाब से फॉलो करना है, ठीक है। सो करंट इन्वेस्टमेंट हो गया, इन्वेंट्रीज हो गया, ट्रेड रिसीवेबल मतलब वही डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल, आपका ट्रेड रिसीवेबल हो गया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सिंपल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब कैश और बैंक बैलेंस, जो कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, ये सब आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है। अभी लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आपने देखा, वो क्या था, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, हाँ वो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जस्ट ऊपर ही देखा ना, अभी अदर नॉन करंट, ये नॉन करंट एसेट था, वो नॉन करंट एसेट में था, तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस किस में आ जाएगा, करंट एसेट्स, शॉर्ट टर्म से रिलेटेड रहेगा तो करंट एसेट हो गया ना, बराबर। उसके बाद आपका अदर करंट एसेट, क्या बेटा, अदर करंट एसेट। अब अदर करंट एसेट में कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस किया आपने,
कुछ इनकम मिलने वाला है, रिसीवेबल है, रिसीवेबल मिलने वाला है, ठीक है। तो इनकम रिसीवेबल है तो क्या हो गया, आपका करंट एसेट ही हो गया ना भाई। आपको इनकम रिसीवेबल है, कुछ इनकम मिलने वाली है, इंटरेस्ट रिसीवेबल है जो कि आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स में मिल जाएगा, तो दैट इज व्हाट इनकम रिसीवेबल। इनकम रिसीवेबल दैट इज अदर करंट एसेट हो गया, समझे कि नहीं, 1 साल के अंदर ही मिल जाएगा ना, तो दैट इज व्हाट अदर करंट एसेट्स। सो बेटा करंट एसेट्स में आपको सब याद रखना है क्या क्या है। पहला ऑर्डर में करंट इन्वेस्टमेंट, सेकेंडली इन्वेंटरीज, थर्ड वन ट्रेड रिसीवेबल्स, क्या ट्रेड रिसीवेबल्स, उसके बाद क्या है ट्रेड रिसीवेबल के बाद, यस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, राइट है क्या बेटा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। देन शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, क्या बेटा, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, बराबर है। फिर आपको क्या है, अदर करेंट असेट्स। तो ये सारे स्टेप बाय स्टेप आपको याद रखने हैं बच्चों, ठीक है, मालूम पड़ गया। तो करंट असेट में याद रखना क्या क्या आ गया बेटा, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, फिर ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, एंड फाइनली अदर करंट असेट्स। बस अब क्या करना है, नॉन करंट असेट, करंट असेट का टोटल ले लो, ये टोटल और जो ऊपर लाइबिलिटी का टोटल था दोनों मैच होना चाहिए, ठीक है, ये दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, टोटल। तो इसका मतलब आपका बैलेंस शीट टैली, बराबर है। तो ये एकदम कट टू कट जो जो आइटम ज्यादा यूज होगा आपको क्वेश्चन में, बराबर है, जितना यूज होता है नॉर्मली वही बताया है, याद रखो, मेन आइटम है, सब इंपॉर्टेंट है जो जो इसमें बताया, कट टू कट है, हाँ बराबर है, राइट। तो ये हो गया बैलेंस शीट। नाउ बैलेंस शीट के बाद अब पीएनएल का फॉर्मेट, अब ये जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो भी एकदम कट टू कट फॉर्मेट दिया है जितना आपको यूज करना है फिलहाल के लिए, बराबर है। चल, सो पार्ट 2 शेड्यूल 3, क्या बेटा, पार्ट 2 शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 2013, वो आपका पीएनएल स्टेटमेंट आ जाएगा, बराबर है, लॉ के अंडर। चलो, सो रूल के हिसाब से पार्ट 2 शेड्यूल 3 है बेटा, उसमें पीएनएल स्टेटमेंट कैसा रहेगा, कौन से ऑर्डर में रहेगा, कैसे आपको दिखाना है, आ जाओ। स्पेसिफिक फॉर्मेट है, सबसे पहला आ जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल से जो भी इनकम मिला रहेगा आपको, नेट सेल्स, वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया, बराबर। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बाद क्या आएगा, अदर इनकम। अब जरूरी है क्या कि बिजनेस सिर्फ अपना सेल से ही पैसा कमाता है, सेल तो उसका मेन ऑपरेशन है यार, मेन रेवेन्यू है, सेल तो उसका मेन एक्टिविटी है, ठीक है। बट साइड बाय साइड बिजनेस के पास सरप्लस मनी होता है, वो बैंक में एफडी रख देता है, वो शेयर मार्केट में लगा देता है, किसी दूसरे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर देता है, तो वहां से क्या आता है, उसको इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये सब आते रहते हैं ना बेटा। किसी दूसरे कंपनी को लोन दे दिया, डिबेंचर ले लिया, तो वहां से इंटरेस्ट भी मिलेगा, बैंक में एफडी रखा है वहां से इंटरेस्ट मिलेगा। सो ये सब क्या हो गया बेटा, दीज ऑल आर अदर इनकम बच्चों, अदर इनकम, ठीक है। मेन सोर्स ऑफ इनकम आपका है ऑपरेशन, जो ऑपरेशन से वो सबसे मेन एक्टिविटी, बराबर है। बट अदर साइड बाय साइड भी इनकम होते हैं ना, तो वो अदर इनकम हो गया। टोटल दिखाओगे दोनों का, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम लेके, तो टोटल रेवेन्यू मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, टोटल रेवेन्यू, याद रखो। तो कभी भी किसी भी बिजनेस का मेन इनकम होता है उसके ऑपरेशन से, ऑपरेशनल रेवेन्यू, जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मिलेगी, और अदर इनकम साइड बाय साइड जो उसने कमाए। कितने बिजनेस का जब आप पीएनएल स्टेटमेंट देखोगे तो अदर इनकम भी काफी सारे होते हैं, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, ये सब बहुत होता है, बहुत कमाते हैं लोग, सरप्लस पैसे से इतना कमा रहे, बराबर है। बट मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है उनका, ऑपरेशन, मतलब सेल्स, जो उनका मेन ऑपरेशन है, मेन एक्टिविटीज है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। और अदर इनकम जो भी मिला रहेगा वो प्लस करके आपको क्या मिल जाएगा बेटा, टोटल रेवेन्यू। चलो बच्चों, अभी टोटल रेवेन्यू तो आ गया, अब बारी आती है किसकी, नाउ द टर्न इज फॉर एक्सपेंसेस, नाउ द टर्न इज फॉर व्हाट, एक्सपेंसेस। चलो बहुत रेवेन्यू कमा लिया भाई, बहुत रेवेन्यू आ गया, अब एक्सपेंस तो माइनस करो। अब एक्सपेंस को भी ऑर्डर में, इसमें ऑर्डर गड़बड़ नहीं होना चाहिए, जो ऑर्डर है यू हैव टू फॉलो द ऑर्डर, समझा कि नहीं, मालूम पड़ा। तो चलो एक्सपेंसेस में सबसे पहला कॉस्ट ऑफ मटेरियल, मटेरियल कंज्यूम का जो भी खर्चा गया है, मटेरियल तो सबको पता ही है, मटेरियल में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, अगर कंजम्पशन निकालना है तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस कितना किया था आपने रॉ मटेरियल का, बराबर है। वो टाइम पे परचेस के टाइम पे क्या एक्सपेंसेस गया था आपका, डायरेक्ट एक्सपेंस, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो उससे आपको क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ये पहला आइटम होना चाहिए।
नॉर्मल सी बात है, जो मेन एक्टिविटीज है उसमें मटेरियल तो यूज कर रहा होगा, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम विल बी द फर्स्ट आइटम। सेकेंड वन, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। क्या? परचेज ऑफ व्हाट? स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। अगर उसने स्टॉक इन ट्रेड परचेजेस किया है, डायरेक्टली बनाया नहीं है, डायरेक्ट खरीदा है, तो वो भी आ गया सेकंड आइटम में। वो भी एक्सपेंसिव हुआ ना, परचेस करेगा तो खर्चा ही होगा ना यार, क्या फ्री में मिलेगा? खर्चा ही होगा ना, परचेस करेगा स्टॉक तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड सेकंड आइटम। फिर अगर इन्वेंट्रीज, जो इन्वेंट्रीज था स्टॉक, चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड। अगर इन्वेंट्रीज में कुछ भी चेंज हो रहा है, मतलब चेंज मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग का जो डिफरेंस आता है, चाहे वो फिनिश गुड्स का हो, वर्क इन प्रोग्रेस का हो या स्टॉक इन ट्रेड का हो, तो वो रिकॉर्ड करना है। अब आप बोलोगे सर मटेरियल का क्यों नहीं लिखा है इधर? मटेरियल का तो दिख ही नहीं रहा है सर हमको। अरे भाई मटेरियल का इधर आ गया ना, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में पूरा फॉर्मूला यूज हुआ कि नहीं? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस परचेज से रिलेटेड डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो ओपनिंग और क्लोजिंग आ गया ना उसमें, मटेरियल में चेंज आ जाएगा ना, डायरेक्टली ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। इसलिए मटेरियल का इधर नहीं है, इसलिए इधर फिनिश गुड से रिलेटेड, वर्क इन प्रोसेस से रिलेटेड और स्टॉक एंड ट्रेड से रिलेटेड, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेंस क्या होगा? तो चेंजेस जो भी होगा इन्वेंटरीज का, वो भी रिकॉर्ड करना है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी रहेगा, बराबर है। अब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, क्या बेटा? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस तो पता ही है बेटा, क्या है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस? लाइक सैलरीज देना, सैलरीज, वेजेस, उनसे रिलेटेड जो भी हम उनको कंपनसेशन दे रहे हैं, बेनिफिट्स दे रहे हैं, व्हाटएवर, ठीक है। एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी खर्चे हो रहे हैं वो सब आपको इधर दिखाने, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के अंदर, ठीक है। तो एक्सपेंसेस में आपको ऑर्डर वाइज जाना है, ऑर्डर वाइज। आप पीएनएल स्टेटमेंट देखो, किसी भी कंपनी का उठाओ, ठीक है, तो उसमें देखो ऐसे ही आपको एक्सपेंसेस अरेंज्ड मिलेंगे। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, जिसका पूरा डिटेल में आपको किधर दिया गया है? नोट नंबर में, नोट बनाते हैं इसके लिए, नोट नंबर पूरा डिटेल उसमें सब रहेगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज से रिलेटेड डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, एवरीथिंग। सो डिटेल जो भी रहेगा वो नोट में, नोट्स टू अकाउंट में रहेगा, ठीक है। इधर डायरेक्ट अमाउंट रहेगा, ताकि शेयर होल्डर फटाफट, ओ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ओ माय गॉड 1 करोड़, ओ ओके नो प्रॉब्लम, समझा, डायरेक्ट देख सके। बाकी डिटेलिंग देखना है तो फिर नोट्स टू अकाउंट में जाने का, उधर पूरा देखने का क्या क्या खर्चा हुआ है, कितना ओपनिंग स्टॉक था, कितना आपका परचेज, रॉ मटेरियल का परचेज था, डायरेक्ट एक्सपेंस कितना हुआ परचेज करते टाइम पे, बराबर है, क्लोजिंग कितना बचा मटेरियल का, वो सब नोट्स टू अकाउंट में देखने का। इतना टाइम है बैठ के देखने के लिए तो वो नोट्स टू अकाउंट में देखने, टाइम नहीं है तो डायरेक्ट इधर देखो बस, ठीक है। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड हो गया, चेंज इन इन्वेंट्रीज हो गया बेटा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस हो गया, मतलब 4 आइटम्स देखो ऑर्डर वाइज जा रहे हैं। फिर ये पूरा एक्सपेंस ऑर्डर वाइज जाना चाहिए। फिर आपको बोलता है क्या? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के बाद बच्चा बोलता है फाइनेंस कॉस्ट। क्या बेटा? फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट मतलब वही इंटरेस्ट पेमेंट किया होगा, बैंक चार्जेस गया होगा, तो भी फाइनेंशियल मतलब फाइनेंस कॉस्ट है, इंटरेस्ट पेमेंट तो होता ही है ना बेटा, बैंक चार्जेस गया रहेगा, वो सब फाइनेंस कॉस्ट में आ जाएगा ऑर्डर में। आप एम्प्लॉय बेनिफिट के बाद ही आपको फाइनेंस कॉस्ट रिकॉर्ड करना है। डेप्रिसिएशन भी एक्सपेंडिचर है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस वो भी आ जाएगा, बराबर। जो भी डेप्रिसिएशन हुआ है फिक्स एसेट्स के ऊपर, टेंजिबल एसेट्स के ऊपर, इनटेंजिबल के ऊपर कुछ अगर अमोर्टाइज किया है, अमोर्टाइजेशन, बराबर है, कितना अमोर्टाइज किया है वो सब आप इधर दिखा दोगे डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस में। और कुछ ज्यादा आइटम रहेंगे, डिटेल में रहेगा, तो उसके लिए नोट नंबर बना देने का, नोट में पूरा डिटेल करने का, डिटेलिंग में, ठीक है। और फिर आपका है अदर एक्सपेंसेस। क्या है? अदर एक्सपेंसेस, बराबर है। अब सुनो, जो एक्सपेंसेस ऊपर आपने देखा ना आइटम्स, मेरे बच्चों इधर देखो, जो आपने ऊपर सारे आइटम देखे ना अभी, सी है कहां से? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम से, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। जो ऊपर के आइटम में नहीं आएगा वो सब अदर एक्सपेंस में आएगा, दैट्स इट। अभी जैसे रेंट एंड टैक्सेस हो गया, रेंट एंड टैक्सेस इसमें से किधर आएगा? क्या किसी में आएगा? नहीं आएगा, तो किधर लिखेगा? अदर एक्सपेंस में। इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया, किधर आएगा? इधर किधर आएगा क्या? ऊपर में, ऊपर किधर आएगा? नहीं आएगा, तो इधर लिखने का, खत्म, बराबर है। ऐसा तो जो भी अबव जो आपका सब हेड है उसमें नहीं आएगा तो वो सब अदर एक्सपेंस में दिखाना है, दैट्स इट। फिर एक्सपेंसेस जितने हो गए ना बच्चों, उनका ले लो आप टोटल, सारे एक्सपेंसेस का, गेट द टोटल ऑफ ऑल एक्सपेंस। फिर टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर दो। जो टोटल रेवेन्यू था आपका, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम लेके टोटल रेवेन्यू मिला था,
टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस करो तो आपको मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स. व्हाट यू विल गेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. बराबर है. अब देखो इसमें एकदम कट टू कट बताया मैंने. अभी इसमें क्या एक्सेप्शनल आइटम्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम सब आता है, बट फिलहाल जितना आपको यूज करना है अभी के लिए उतना बताएं. उसमें बहुत डिटेलिंग रहता है, बट वो सब थोड़ा और ठीक है लेवल जाएगा. ठीक है, मालूम पड़ा. एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्सेप्शनल और डिसकंटिन्यूएशन, ये सब ऑपरेशन से वो सब काफी सारे आते हैं, लेकिन फिलहाल आपको जो यूज होने वाला है वो टोटल एक्सपेंस. फिर टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस कर दो, आपको मिल जाएगा क्या? प्रॉफिट बिफोर टैक्स. प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से अगर टैक्स का जो भी प्रोविजन है वो माइनस कर दो टैक्स, तो आ जाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर. ये एकदम कट टू कट जो यूज होगा. बराबर है. नहीं तो इसके बाद टोटल एक्सपेंस बाद काफी सारी डिटेलिंग होती है. एक्सेप्शनल आइटम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से जो भी इनकम हो, एवरीथिंग, ईपीएस. बट फिलहाल मेन याद रखो ये सब इंपॉर्टेंट है. ये कट टू कट ये आपके माइंड में रहना चाहिए. टोटल एक्सपेंस तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स का प्रोविजन तो प्रॉफिट फॉर द ईयर. राइट. जो प्रॉफिट फॉर द ईयर आएगा उसके बेसिस पे जो भी है डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ईपीएस डिसाइड होगा, एवरीथिंग. ओके, तो ये आपके माइंड में फिक्स होना चाहिए. ठीक है, नॉर्मल कट टू कट दिया एकदम एकदम माइंड में याद रखना, माइंड में एकदम फिक्स करके रखना.